क्या कमर में अक्सर एक दर्द सा बना रहता है? अगर हाँ, तो ये जानकारी बहुत काम आ सकती है। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के एक बहुत ही आम कारण लंबर स्पॉन्डाइलोसिस की। इसे करीब से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये है क्या और इससे कैसे निपटा जा सकता है। हम में से ज्यादातर लोग ना कमर दर्द को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा सा मान लेते हैं, पर कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके एक बड़े कारण लंबर स्पॉन्डाइलोसिस को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कमर दर्द कोई अनोखी बात नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि लाखों लोगों की कहानी है। हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। सुनने में ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर असल में ये है क्या? चलिए पता लगाते हैं। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहूं तो लंबर स्पॉन्डाइलोसिस हमारी रीढ़ की हड्डी में उम्र के साथ होने वाला एक तरह का वियर एंड टियर है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी रीढ़ के निचले हिस्से की हड्डियां और उनके बीच की जो गद्दी यानी डिस्क होती है, वो धीरे धीरे घिसने लगती हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस का मतलब क्या है। बस सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है और कैसे पता चले कि इसके संकेत क्या है। चलिए अब इसके कारणों और लक्षणों को समझते हैं। देखिए, इसके कई कारण हमारी रोजमर्रा की आदतों से ही जुड़े हैं। उम्र बढ़ना तो एक नेचुरल फैक्टर है ही, लेकिन हमारा बैठने उठने का तरीका यानी पोस्चर, भारी सामान उठाना और शरीर का वजन ज्यादा होना, ये सब हमारी रीढ़ की हड्डी पर लगातार दबाव डालते हैं। और हाँ, कुछ मामलों में ये परिवार में भी चलता है, मतलब जेनेटिक भी हो सकता है। और जब ये सब कारण होते हैं तो कुछ इस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं, जैसे कमर में लगातार दर्द बना रहना, जो खासकर झुकने या ज्यादा देर बैठने पर बढ़ जाता है। कुछ लोगों को तो पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट सी भी महसूस होती है, जिससे चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगती है। तो अगर ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए? घबराने की जरूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं कि डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं और इसके इलाज के क्या-क्या तरीके मौजूद हैं। डायग्नोसिस की प्रक्रिया ना स्टेप बाय स्टेप होती है। आमतौर पर ये एक फिजिकल जांच से शुरू होती है। फिर एक्सरे से हड्डियों की हालत देखी जाती है कि कहीं कोई घिसाव तो नहीं है, और अगर और गहराई से जांच करनी हो तो एमआरआई या सीटी स्कैन किया जाता है। इससे डिस्क और नसों पर कितना दबाव पड़ रहा है ये बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है, जिससे सही इलाज तय करने में बहुत मदद मिलती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एक बार जब सही सही पता चल जाता है कि समस्या क्या है, तो फिर इस परेशानी को संभालने और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। दर्द से राहत पाने और इस कंडीशन को कंट्रोल में रखने के लिए देखभाल और फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, चलिए देखते हैं। इलाज के ना दो जरूरी पहलू हैं। एक है प्रोफेशनल केयर, जिसमें फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ और कभी-कभी इंजेक्शंस भी शामिल होते हैं। और दूसरा जो उतना ही जरूरी है वो है घर पर की जाने वाली देखभाल, जैसे गर्म पानी की सिकाई करना, हल्के फुल्के स्ट्रेच, सही पोस्चर और अपने वजन पर ध्यान देना। जब ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं तो नतीजा सबसे अच्छा मिलता है। एक कहावत है ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो क्यों ना उन तरीकों पर ध्यान दिया जाए जिनसे इस समस्या को होने से ही रोका जा सके। चलिए अब रोकथाम की रणनीतियों को समझते हैं। इसमें सबसे जरूरी है अपनी आदतों में छोटे छोटे मगर बहुत असरदार बदलाव लाना। सही तरीके से बैठना और चलना, रोज थोड़ा व्यायाम करना, अच्छा खाना और वजन को कंट्रोल में रखना। ये आसान से कदम रीढ़ की हड्डी को लंबे समय तक सेहतमंद रखने में मदद कर सकते हैं। और ये एक लाइन ना सब कुछ कह देती है। हमारी रीढ़ की सेहत हमारी अपनी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी देखभाल से हम कई बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद ये सोचने वाली बात है कि एक स्वस्थ कमर की तरफ पहला कदम क्या उठाया जा सकता है। चाहे वो बस 5 मिनट की सैर हो या अपने बैठने के तरीके में एक छोटा सा सुधार, हर छोटा कदम मायने रखता है।